अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू सिया कॉन्वर्सेशंस। जैसे आपको मालूम है, सिया कॉन्वर्सेशंस द न्यू लिंक दैट वी स्टार्टेड, जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि जी इकोनॉमी के संगीन मसले हैं, सोशो इकोनॉमिक आई शुड से, जो संगीन मसले हैं उस पर एक डिबेट और अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि मीडिया पे बहुत घट इंटरेस्ट होता है। तो हमने सोचा कि एक शुरू करें, और काफ़ी सारे अच्छे लोगों से बात हो रही है और काफ़ी सारी बातें डेवलप हो रही हैं। तो आपसे क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट है कि इसको ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, डिबेट करें। बहुत डिबेट हो रही है आजकल इस पे। तो आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आई हैव गॉट वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स इन पाकिस्तान, क्या कहते हैं अपना, जो वो सेज ऑफ ओहमा ओमाहा के लेवल के इन्वेस्टर हैं, आरिफ हबीब साहब। एंड ही इज अ ग्रेट फाइनेंशियल जीनियस, ऑल दिस ही इज डन थ्रू फाइनेंशियल मार्केट्स। तो इनको मैं कहता हूँ जी कि ये वो सेज ऑफ ओमाहा की तरह ही इज वन ऑफ पाकिस्तान बेस्ट इन्वेस्टर्स। तो आरिफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मेरे आपसे दो तीन सवाल है। वो टीवी वाले सवाल मैं नहीं पूछता, इकोनॉमी वगैरह ठीक है, आप रोज आपको सुनते हैं। व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज टू सिंपल क्वेश्चंस। पहला सवाल ले लेते हैं। पहले ये बताइए कि या मैंने दोनों को जोड़ के बताता हूँ। देखिए, आई एम एन इकोनॉमिस्ट, आई एम नॉट एन इन्वेस्टर लाइक यू, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल मैन, आई हैव स्टडीड फाइनेंस, आई नो फाइनेंस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। बट द थिंग इज, जो मैंने देखा है कि दुनिया जहान में तरक्की वही मुल्क करते हैं जहाँ की एक बहुत अच्छी स्टॉक मार्केट हो और बहुत अच्छी कॉरपोरेशन हो। बल्कि मैं तो कहता हूँ जो कॉरपोरेशन है, द मॉडर्न डे आर्मी। हमारी जो जीत होगी वो तभी होगी अगर हमारी कॉरपोरेशन जाके लड़े इंटरनेशनल मैदान में। और वो लड़ाई ऐसी जंग नहीं होती, बट एक किस्म की जंग ही है कि यू आर ट्राइंग टू विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल। जैसे टेस्ला, आज मैं देख रहा था, $1 ट्रिलियन की कंपनी हो गई है। अब $1 ट्रिलियन बड़ी रकम है। मैं देख रहा था टाटा मोटर्स इज $37 बिलियन, इफ आई रिमेम्बर राइट। सुजुकी मारुति इज अबाउट $50 बिलियन। तो कंपनी के साइजेस में देखता रहता हूँ बहुत बड़े। हमारी एक तो कंपनी के साइज बहुत छोटे हैं। आप तो माशाल्लाह यू रन मेनी कंपनीज। मैंने देखा हबीब बैंक जो हमारा सबसे बड़ा बैंक है, उसका साइज 1.2 बिलियन है। वेरएज अगर आप देखें बाकी बैंक्स, इवन मे बैंक इन मलेशिया इज 30 बिलियन। और बहुत सारे दुबई के बैंक्स 40-50 बिलियन डॉलर्स के। तो हमारी कंपनियां बहुत छोटी छोटी हैं। इवन अगर देखें बड़े बड़े जो फौजी फर्टिलाइजर है, वो भी मेरा ख्याल बड़ी मुश्किलों से बिलियन पे शायद पहुंची है। हमारी गैस अब, बिकॉज उसको बहुत सारी मराहत दी गई है, वो शायद 3 बिलियन पे पहुंच गई। बट हमारी गैस तो हुकूमती कंपनी है, हमारी प्राइवेट तो नहीं ना। मैं तो प्राइवेट कंपनीज में इंटरेस्टेड हूँ, बिकॉज दो द वंस हु हैव टू ग्रो। और दूसरा, हमारे मल्टीनेशनल बहुत कम है। तो पहला सवाल आपसे तो ये है कि ये कंपनी इतनी छोटी क्यों है? ऑब्वियसली इसमें क्या हुकूमत की पॉलिसी भी होगी, इसमें हमारे वो जो ओनर्स हैं उनका माइंडसेट भी है। फॉर एग्जांपल, एक और चीज़ है कि जो बड़ी कंपनी तो होती हैं वो सिर्फ बैंक कैपिटल नहीं यूज करती, वो शेयर कैपिटल भी यूज करती है, इक्विटी भी यूज करती है। और जो बड़ी कंपनी ज्यादातर प्रोफेशनलाइज होती है कि उनका मालिकान जो होते हैं वो कंपनी ज्यादा रन नहीं करते। अब देखिए, आप टेस्ला को भी ले लें, तो एलन मस्क के पास कितना शेयर है? 7% है, कुछ ऐसे 6%। बाकी बिल गेट्स को लीजिए, तो बिल गेट्स 20 साल हो गए उसने कंपनी छोड़ दी रन करने से, तो उसके पास क्या शेयर है? 7-8% है। तो ये बताइए कि हमारे मुल्क में ये क्या मसला है? क्या मेरा एनालिसिस गलत है, या डू यू थिंक देयर इज अ रीजनिंग बिहाइंड इट? आई थिंक आई कुड आस्क नोबडी बेटर देन यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। हमेशा हम आपको फॉलो करते रहते हैं और आपसे आपकी बातें सुनकर और इकोनॉमी के बारे में आपके व्यूज सुन के हमेशा बहुत खुशी होती है। और ये जो आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट आई थिंक सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट किया है फॉर डिस्कशन। मैं ये समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है वो बहुत सारा कंपनीज जो है वो बहुत बड़ी नहीं हो सकी हैं। बड़ी नहीं हो सकी हैं, और उसका अगर हम चूंकि उसको डॉलर टर्म्स में भी जो है वो मेजर कर रहे होते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने अपने वैल्यू ऑफ करेंसी को जो है वो बहुत ज़्यादा डिफेंड नहीं कर सका, और वो कंटिन्यूसली डिवैल्यूएशन रही है। और वो डिवैल्यूएशन की वजह से जो है वो बहुत सारे ग्रुप्स हैं वो रुपये में ग्रो भी करती हैं, लेकिन फिर अगेन वो डॉलर में जब कन्वर्ट करते हैं तो उनके साइजेस जो है वो इतने बड़े नहीं हो पाते। और उसमें मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब कंपनी की साइज बड़ी होती है तो फिर जो है उसके अंदर ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म आता है। और वो जो मॉम पॉप शॉप से जो है वो फिर आगे निकलते हैं, फैमिली से आगे निकलते हैं। ज़ाहिर है इनिशियली हमारे यहाँ तो ये था कि माइग्रेशन के बाद लोग जो है
वो यहाँ आए और उन्होंने स्मॉल स्केल पर जो है सारे अपने बिजनेसेस जो है वो शुरू किए, और फिर उनको जो भी ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटी मिली, फिर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो नेशनलाइजेशन हुआ, वो नेशनलाइजेशन ने फिर ये है कि ये एंटरप्रेन्योरशिप के सिक को जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज किया, और फिर लोगों ने जो है वो अपने आप को जो अगर कंसोलिडेटेड बिजनेस भी थे तो उसको डिवाइड करना शुरू कर दिया। और फिर चूंकि इनिशियली वो सारी फैमिली कंपनीज थी और ज़्यादातर शेयर होल्डिंग जो है वो फैमिली में थी, तो जब उनके जो हेड ऑफ द फैमिली जो है उनकी अगर डेथ हो गई, तो फिर भाइयों में बहनों में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हुई, तो डिस्ट्रीब्यूशन में फिर उन्होंने कंपनीज को अलग अलग कर दिया। तो इस किस्म के जो है और चूंकि बहुत साइजेस जो है वो बड़ी नहीं हुई, तो उसकी वजह से जो है वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट इतने ज़्यादा इंस्टॉल नहीं हुए जितने के होने चाहिए थे, जो इंटरनेशनल जो है वो बेंचमार्क और स्टैंडर्ड्स हैं। तो उसमें अब जैसे जैसे हम ये देखते हैं, और चूंकि मैं स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी जो है वो एक्टिविटी हमने की है, और उसमें मुख्तलिफ जब हम कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, तो हमने ये देखा है कि जहाँ फैमिली की जो है वो इंटरेस्ट जो है वो अगर एक अच्छा सिग्निफिकेंट होता है, उन कंपनीज ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, यानी पाकिस्तानी रिकॉर्ड से देखा जाए तो उसमें ये होता है कि क्योंकि वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी उसके खुद होते हैं, वो खुद शेयर होल्डर भी होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उनका जो है परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बेहतर रहा है। और जहाँ जहाँ मतलब ये एलिमेंट नहीं है, तो वहाँ उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली इतना जो है वो अच्छा नहीं रहा। लेकिन ये भी हमने देखा है कि जिस जिस ग्रुप में ग्रोथ हुई है या उनकी साइजेस बड़ी हैं, तो वहाँ फिर ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो है को वो इंस्टॉल करने लगते हैं, क्योंकि जब शुरू में तो फैमिली में एक दो कंपनीज होती हैं, तो वो फैमिली मेंबर्स को एकोमोडेट कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद बियॉन्ड दैट जो है वो फिर उनको जो है आउटसाइडर्स को जो है वो एज चीफ एग्जीक्यूटिव लाना पड़ता है, और वो उनको लाते हैं, और फिर ग्रेजुअली उनको समझ आने लगती है कि जब हम साइज बड़ी है तो उसके लिए जो है वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब आप ये देख रहे होंगे कि हमारे जो प्रोमिनेंट ग्रुप्स हैं, उनके अंदर ये टेंडेंसी आपको जो है वो बेहतर नजर आएगी। तो जो आपका सवाल है उसका मेरा अगर वन लाइनर जवाब हो, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ अभी कंपनीज की साइजेस जो हैं वो कम है, और जैसे जैसे वो साइजेस बढ़ेंगी, मैं समझता हूँ कि उसके अंदर ये वाला एलिमेंट जो है वो आता जाएगा। पर अरे सब देखिए, हमारे माशाल्लाह हमें 80 साल हो गए तकरीबन इंडिपेंडेंस लिए हुए। नेशनलाइजेशन को भी अब 50 साल हो गए हुए हुए। मैं अभी देख रहा हूँ इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया में माशाल्लाह देखें सुहार्तो, और बड़ा वहां भी सुकार्नो की नेशनलाइजेशन आई थी, सुहार्तो भी आया वगैरह वगैरह। अब इंडोनेशिया की कंपनी में देख रहा हूँ, देखिए बैंक रियासत इंडोनेशिया जो है $49 बिलियन का। ये देखिए जो है क्या कहते हैं बयान रिसोर्सेज, ये कोल माइनिंग हो रहा है, ये भी 39-40 बिलियन डॉलर्स की है। चंद्रा असरी पेट्रोकेमिकल $49 बिलियन की है। टेलीकॉम इंडोनेशिया इज $20 बिलियन। मसला ये है कि पाकिस्तान की कंपनी क्यों नहीं ग्रो कर रही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मेरा तो ख्याल है हमारी ग्रोथ तभी होगी अगर हमारी कंपनी बड़ी होगी, वरना हम ऐसे ही बैठे रहेंगे छोटी छोटी बातें करते हुए, पॉवर्टी रिडक्शन और IMF वगैरह के साथ। कंपनियों कैसे करें? एक और चीज है कि देखिए फॉर एग्जाम्पल नेस्ले यहाँ भी आपको पता है, आप जानते हैं ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको भी है। अब नेस्ले यहाँ हालांकि तक उनका कोई बंदा नहीं आता, यहाँ के लोकल मैनेजर्स जो हैं या ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको के लोकल मैनेजर्स, प्रोफेशनलाइज मैनेजर्स, वो कंपनी है अभी हमारी सारी डोमेस्टिक कंपनी से बड़ी है। बाहर तो छोड़े, बाहर तो खैर ऑब्वियसली बहुत बड़ी है, पर यहाँ भी बहुत बड़ी हो गई है। यूनिलीवर, अब हम compete नहीं कर रहे इवन इन मेकिंग सोप फॉर एग्जाम्पल। तो मुझे ये समझ नहीं आती क्या इज दिस अ पार्ट ऑफ अ प्रोफेशनल माइंडसेट, और इज इट द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, द पॉलिसी फ्रेमवर्क, क्या चीज होगी? फॉर एग्जांपल एक जो चीज मैं देखता हूँ कि यहाँ कंपनी चलाना और मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आपको हुकूमत बहुत तंग करती है। और मैं भी जानता हूँ कि
जितना टाइम हम हुकूमत के साथ मीटिंगों में लगाएंगे वो तो आपका टाइम ज़ाया हो गया ना। मुझे याद है बिल गेट्स कहता था मैं नहीं वॉशिंगटन आता, मैंने कभी वॉशिंगटन की बात करनी बिकॉज वॉशिंगटन इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो यहाँ क्या आपको रेगुलेशन तंग करती है, या क्या आपको मैनेजरियल स्किल्स तंग करते हैं, या योर एबिलिटी टू invest quickly? For example, how quickly can you make a company and how quickly can you make it operational, or is it a long difficult time? अब टेस्ला को देखें, वो हर 2 महीने के बाद एक नई फैसिलिटी बना देता है और चल पड़ती है। उसने जितनी देर में ये गाड़ी के में वो जिसको कहते हैं गीगा फैक्ट्रीज बनाई हैं, हमारी तो एक टेक्सटाइल में नहीं लगती उसमें भी। तो ये क्या ख्याल है आपका, ये क्या इसकी कोई डीपर एनालिसिस बताए ना हमें। आई थिंक कंपनी फॉर्मेशन का तो आई थिंक पाकिस्तान में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता, फ्रेंकली स्पीकिंग, टू विद पाकिस्तानी सिस्टम। उसमें इतना ज्यादा इशू नहीं है, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान में एज ए कल्चर का थोड़ा सा इशू है कि यहाँ जो है वो वेल्थ क्रिएशन इज नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड। अगर कोई जो है वो कंपनी प्रॉफिट करती है या कोई ग्रुप जो है वो प्रॉफिट करता है, तो उसको लोग जो है वो शक की निगाह से देखते हैं, उसको डाउट करते हैं, और उस पे जो है वो ये समझते हैं कि शायद ये पैसे बना रहे हैं, तो उसका क्रेडिट उसकी एफिशिएंसी को नहीं देते, बोले यार इसमें कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से ये चीज जो है वो हो रही है। तो उसमें इस कल्चर का और माइंडसेट का भी एक जो है वो इसमें कंट्रीब्यूशन है। और उसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी इस तरह है कि वो ये देखते हैं कि जो भी कंपनी ज्यादा देखते हैं कि अगर ग्रो कर रही है, ज्यादा प्रॉफिट कर रही है, कोई सेक्टर ज्यादा वो कर रहा है, तो वो टैक्सेस की सूरत में उनको जो है वो सौ रुपये उनसे वो एडवांटेज जो है वो एडिशनल रेट बढ़ाकर जो है वो कोशिश करते हैं कि उसको शेयर करें, बदनिस्बत इसके कि वो कह रहे हैं ग्रो कर रहा है तो अच्छा है हमारे लिए भी। जो प्रीवेलिंग रेट्स है उसको वो टैक्सेस जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो उसमें बहुत सारे जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनमें वो माइंडसेट डेवलप हो जाता है कि हम अगर प्रॉफिट ज्यादा दिखाएंगे तो ज्यादा जो है वो हमारे ऊपर जो है वो टैक्सेस आ जाएंगे गवर्नमेंट। तो उसको गवर्नमेंट को ये इंप्रेशन भी जो है वो खत्म करना पड़ेगा कि ऐसा लोग जो है वो समझे कि हम अगर अपने प्रॉफिट जो है वो शो करेंगे ज्यादा तो हमें जो है वो हमारे लिए वो अप्रिसिएशन होगी कि उसमें एक जो बहुत ही सिग्निफिकेंट परसेंटेज जो है गवर्नमेंट को टैक्सेस की सूरत में जाता है, टर्नओवर की सूरत में जाता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की सूरत में जाता है। और इसमें इसको इसको ये नॉर्मली और जो भी जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है पाकिस्तान में, उसको वो समझते हैं कि वो सोल प्रोप्राइटर है, उसको समझते हैं कि ही इज द पर्सन, और रिकग्नाइज नहीं होता कि जो उसके नीचे टीम काम कर रही है। दो हमारे पाकिस्तानी कंपनीज में भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें टेंडेंसी है कि वो अच्छे प्रोफेशनल जो है वो हायर कर रहे हैं, और उनके अंदर वो अच्छा काम भी कर रहे हैं और कंट्रीब्यूट जो है डे बाय डे कर रहे हैं। लेकिन ये आई बिलीव कि कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है पॉलिसी मेकर्स को, गवर्नमेंट को, कि नहीं अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम जो है वो आपको उस किस्म की कोई पेनलाइज नहीं करेंगे। तो बल्कि हम, मुझे याद है कि पिछले साल जब एक मिनिस्टर से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा यार आप प्रॉफिट बहुत ज्यादा करते हैं, तो मैंने कहा भाई आप प्रॉफिट ज्यादा कर रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए, हम तो जो है वो टैक्स कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन फिर मैंने कहा कि देखें आप इमेजिन करें कि अगर वो टैक्स हम प्रॉफिट कर रहे हैं तो उसको आप टैक्स कर देंगे या ऐसा मेजर लाएंगे कि जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट कम हो जाएंगे, तो वो पैसे गवर्नमेंट को जाएंगे। तो तो आप ये कंपेयर करें कि वो पैसे अगर गवर्नमेंट को जाएंगे तो वो हमारे कंट्री के लिए और इकोनॉमी के लिए अच्छा है, या वो इंटरप्रेन्योर के पास रहेंगे तो अच्छा है। तो मैंने बताया कि भाई इंटरप्रेन्योर के पास रहेंगे तो इसलिए अच्छा है कि हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जो भी प्रॉफिट करते हैं उसको हम लिवरेज करते हैं, 1.5 टाइम्स उसका हम बोरो करते हैं, और उस प्रॉफिट को 40% की इक्विटी बना के और हम 100% का इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहे होते हैं। और मैं क्या वो पैसे आपको जाएंगे, आपको चले जाएंगे, तो आप इधर उधर जो है वो जाया कर देंगे, और आप पीएसडीपी का भी जो है वो के नाम पे लोगों में पार्लियामेंटेरियंस में पैसे जो है वो बांट रहे होंगे और ये कर रहे होंगे, तो कोई आपकी तरफ से तो नहीं। तो आप तो जो है ये देखना है कि भाई क्या
हम प्रॉफिट कर रहे हैं वो जो लेजिटिमेट मीन से कर रहे हैं, लीगल तरीके से कर रहे हैं और सही कर रहे हैं, तो वो तो आई थिंक उनको इनकरेज करना चाहिए, तो इसी तरह ग्रो करें। और आपकी भी जो मैं समझ रहा हूँ कि आज की इस सब्जेक्ट का थीम है कि क्यों आप कॉर्पोरेशंस को और कंपनीज को ग्रो नहीं होने देते। आप उनको ग्रो होने देंगे, वो बड़े होंगे, तो मुल्क जो है वो इंटरनेशनली बड़ा नजर आएगा, और वो हम अरे इंटरनेशनल। सब यही तो कैपिटलिज्म है। मेरा ख्याल है हमारा हुकूमत का अभी तक सोशलिस्ट माइंडसेट है। कैपिटलिज्म का मतलब ही यही है कि कंपनीज ग्रो करे, बल्कि इंटरनेशनली ग्रो करे। देखिए, मैं आज से 20 साल पहले हर समय इजिप्ट में IMF का रेप था। उसके बाद साउथ अफ्रीका में काम करता था। मैं वहां देखता था कि इंडियन एक कंपनीज, इतनी ज्यादा कंपनीज हैं कि उनके जो मैनेजमेंट ग्रुप्स थे, मैंने उससे उनसे एक दफा मीटिंग की, कोई 1000 बंदा उनका सीनियर मैनेजमेंट ग्रुप का इजिप्ट में बैठा हुआ था, जो उनकी कंपनीज चला रहा था वहां। टाटा बिरला, ये वो ताज और वगैरह वगैरह वो चला रहे थे। तो आई थिंक दैट्स व्हाट वी नीड इफ यू वांट टू ग्रो। और बल्कि जो आप प्रॉफिट बाहर से कमाएंगे वो मुल्क के अंदर आएगा फॉर एज नेट फॉरेन इनफ्लो, ठीक है ना जी, या फिर वो जो पेमेंट्स होती है। तो मुझे समझ नहीं आती, दो चीज, तीन चीज, चार मुझे चीजें समझ आई। एक तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ है टैक्सेशन का। दूसरा, टैक्सेशन की अनसर्टनिटी, कि हर बजट में टैक्स नया लग जाता है, बजाय इसके कि आपको, मैं तो ये कहता हूं कि आपको 10 साल का हम फ्रेमवर्क देंगे, 20 साल का टैक्स नहीं बदलेगा, हम नया नया टैक्स लगा देंगे, उसको कलेक्ट करने पर जोर लगाएंगे वगैरह, बट ये नहीं करेंगे कोई नया टैक्स है, क्योंकि वो आपको अनसर्टन कर देता है। दूसरी चीज, रेगुलेटरी निजाम। आपने कह दिया कंपनी बनाना, तो मैं मानता हूं आसान है, कंपनी चलाना कितना मुश्किल है। क्योंकि हमने हिसाब लगाया, हमने एक बहुत बड़ा सर्वे किया था इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज का। वो लोग सारे कह रहे थे कि इंस्पेक्टर्स आ जाते हैं, तंग करते हैं, फलानी चीज कंप्लायंस, फलानी कंप्लायंस, फलानी कंप्लायंस, वो भी है। फिर दूसरा ये कि हुकूमत ने ये भी बना दिया कि आपको टैक्स कलेक्टर बना दिया, कि आप वो टैक्स कलेक्ट करके देंगे, विथ होल्डिंग टैक्स, ये वो, उसकी आपको कॉस्ट जो है वो पड़ती है। तो FPR तो नहीं कॉस्ट देता आपको, तो वो क्यों आपको टैक्स कलेक्टर बना दिया? तो एक क्लीन निजाम टैक्सेशन का, एक क्लीन निजाम रेगुलेशन का निजाम नहीं कि हर 2 मिनट के बाद आके आपसे पूछा जाए, ये आपको 1000 रिक्वायरमेंट्स है टू टू पुट फॉरवर्ड। हमने एक चीज की थी स्लज, जिसमें नजर आया था कि एक, फॉर एग्जाम्पल, आप रियल एस्टेट में भी माशाल्लाह एक बिल्डिंग बनानी हो तो इस्लामाबाद में तकरीबन 4 साल की परमिशन है। फार्मेसी बनानी हो तो 2 साल की। वो एक चीज पाकिस्तान में NOC, जो मुझे पता नहीं क्या होता है, बट वो NOC आपको कितने लेने पड़ते हैं। तो इस सबको आपको कॉस्ट है, इट्स नॉट एज इफ इट्स अ फ्री गुड। तो आर दीज थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, या वुड यू सजेस्ट कि हम मार्केट को रैपिडली डीरेगुलेट करें, NOC खत्म करें, लाइसेंस राज खत्म करें, और बिजनेस उनको कहें भाई तुम करो काम, और टैक्स आता जाएगा, हमें कोई जरूरत नहीं रोज टैक्स बदलने की। टैक्स जैसे आप बड़े होंगे और टैक्स आ जाएगा। आई थिंक ये सारे पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो आपका पहला पॉइंट है कि एक दफा आप डिसाइड कर लें कि आपको किस रेट से जो है वो टैक्सेस लगाने होंगे, ताकि अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है वो अगर कोई चीज को प्लान करता है, कोई प्रोजेक्ट जो है वो लगाता है, बनाता है, वो सारे उसकी अपनी एक प्रोजेक्शंस होती हैं, और उस प्रोजेक्शंस की बेसिस पर वो फिर बैंकों के साथ जो है उनको पार्टनर बनाता है, उनसे जो है वो रेस करते हैं डेट, और फिर मार्केट में भी जाते हैं, तो मार्केट से भी जो है कैपिटल रेस कर रहे होते हैं। तो उसमें अगर एवरी ईयर जो है वो चेंज आ जाती है, तो फिर ये है कि एक तो वो मैनेजमेंट के लिए इश्यूज हो जाते हैं, और जो उन्होंने प्रोजेक्शंस अपने जो लेंडिंग पार्टनर्स हैं उनके साथ, और जो इन्वेस्टर इक्विटी पार्टनर्स हैं उनके साथ उनको डिफेंड करना जो है वो बहुत ही जो है वो मुश्किल हो जाता है, और फिर लोग डिस्करेज होते हैं, और फिर एलिगेशंस भी जो है वो लगते हैं। तो ये तो आई थिंक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये हो कि आपकी एक 10 साल के लिए जो है वो एक फ्रेमवर्क बन जाए। और जब बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट भी प्लान कर रहे होते हैं, तो इन्वेस्टर का और एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट यही होता है कि मुझे आप अभी बता दें कि भाई आपके अगले 10 साल के लिए ये आपका रिजीम क्या होगा, टैक्सेशन रिजीम क्या होगा, कस्टम ड्यूटीज क्या होंगी, सेल्स टैक्स क्या होगा, ये सब चीजें, तब के मैं उस बेस पर जो है वो अपने प्रोजेक्ट को प्लान करूँ, और उसमें जितनी ज्यादा सर्टेनिटी होगी उतना मेरा रिस्क एपिटाइट बढ़ेगा, और रिस्क एपिटाइट बढ़ेगा तो मैं जो है बिग साइज के जो है वो प्रोजेक्ट करूंगा। लेकिन अगर ये अनसर्टेनिटी होगी तो मैं बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव हो के, मैं अगर 100 इन्वेस्ट कर सकता हूँ तो मैं शायद 25 करूँ और 50 करूँगी, आप बताओ क्या हो जाएगा।
तो ये आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा जो मुख्तलिफ एरियाज में जो अप्रूवल्स हैं, या उसमें जिसको कहते हैं कि पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं, वो पॉलिसी इंटरवेंशंस भी अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल है, जैसे मैं उसमें बात कर रहा था कि जरा से वो ये कहाँ कहीं ये देखते हैं कि इनको कंपनीज जो है वो अच्छा ग्रो कर रही है, तो ऐसे कोशिश करेंगे कि वो उसको किस तरह हम हिट करें और इसकी उस ग्रोथ की स्पीड को जो है रोके। तो आई थिंक वो माइंडसेट भी एक जो है डिस्टर्बिंग है, और उसकी वजह से फिर पूरी जो है वो ग्रोथ लोग जो है वो डिस्क्लोज करने से डिस्करेज होते हैं। तीसरी जो बात है कि मुख्तलिफ एरियाज में जो जहाँ जहाँ अप्रूवल्स हैं, तो वहाँ अप्रूवल्स के रिजीम के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा करप्शन है, और करप्शन की वजह से जो है वो आपको एक तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, और आपको ये नहीं पता होता है कि उसकी कॉस्ट जो है वो क्या आएगी। मुझे याद है कि एक दफ़ा जो है वो गवर्नमेंट ये रियल एस्टेट डेवलपमेंट के बारे में जो है कंस्ट्रक्शन की को इंसेंटिवाइज करने के लिए, तो मैंने तो प्राइम मिनिस्टर के सामने मैंने कहा कि सर ये आप जो है जो भी अप्रूवल्स है, जो अप्रूवल देने वाली अथॉरिटी या जो पर्सनल है उसको आप बोनस दें, तो वो जितना अप्रूवल देगा उसका हम बोनस देंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए अपना कट लेने के लिए वो तंग कर रहा होता है, और ये डेवलपर्स को पता ही नहीं होता है कि उसकी कॉस्ट जो है वो क्या आएगी, तो वो अपनी प्रोजेक्शन में क्या डालेगा। तो ये इश्यूज जो है वो तो उसमें बिल्कुल आपने सही कहा कि भाई एक दफा एक रेट हो गया, फिर उसकी इन्फोर्समेंट के लिए कि भाई वो टैक्सेशन की कलेक्शन और इन्फोर्समेंट के लिए पूरा जोर जो है वो लगाना चाहिए कि कोई अगर मिल गया है तो उसको मौजे हैं, और अगर कोई बिल्कुल कंप्लायंट है तो उसके लिए जो है ये प्रॉब्लम्स हैं। तो दूसरी भी जो रेगुलेटरी जो डिसिप्लिन है उसके अंदर भी आई थिंक उनकी डबल स्टैंडर्ड्स हैं। तो डबल स्टैंडर्ड्स जो है तो उसमें अनसर्टिनिटी रहती है। किसी को अगर जो है ब्लू आइट बन जाते हैं तो उनके लिए जो है वो कोई पूछने वाला नहीं है, और अगर कोई बिल्कुल काम कर रहा है और इस चीज़ों में नहीं बिलीव करता तो उनके लिए जो है वो डिफिकल्टी हो जाती है। तो फिर दूसरे एक उसूल और प्रिंसिपल्स पर एक और हमारे लिए बहुत जो एरिया है, और आप भी उसको जरूर देखते होंगे, और वो ये है कि लोगों में बहुत टेंडेंसी, क्योंकि हम ये बूम एंड बस्ट साइकिल्स देखते हैं, और रुपये की जो है डिवैल्यूएशन के फेजेस हम देखते हैं, तो लोगों में बहुत ज्यादा ये टेंडेंसी हो गई है कि अपने पैसों को बाकी लीगली बाहर ले जाएं। यानी अगर लीगली आप ले जाएं, इन्वेस्टमेंट करें, वो तो गुड इज गुड फॉर द कंट्री, लेकिन आप इलीगली बाहर पैसे ले जाते हैं तो जो हमारा कैपिटल है वो बाहर चला जाता है। तो वहाँ भी एज सच कोई बहुत ज्यादा इन्फोर्समेंट जो है वो कामयाब नहीं हो सकी है हमारी गवर्नमेंट। तो लोग क्या है कि बाहर मैं देखता हूँ डॉक्टर साहब के इतने मार्जिन जो है वो पाकिस्तान जैसे बात नहीं नजर आते, लेकिन बिकॉज ऑफ द डिवेल्यूएशन ऑफ द रुपी, वो जब वो रुपी में थोड़ा कैलकुलेट करते हैं तो कहते हैं यार मैं दुबई में गया तो मैं मेरे इतना मुझे रिटर्न मिला, वो उसमें रिटर्न अगर दिरहम टर्म्स में लेंगे तो रुपी में कंपेरेबल नहीं है, लेकिन वो उसको जब वो डिवेल्यूएशन का इफेक्ट उसके अंदर एडजस्ट करते हैं तो उनको वो रिटर्न जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो नजर आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अच्छा पर फाइनेंशियल परफॉर्म करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके रिसोर्सेज का कोई मिसयूज है या अगर कोई उसमें इलीगलिटी है तो उसको माफ नहीं करना चाहिए, और उस पर जो है वो सख्ती, ताकि पाकिस्तान के रिसोर्सेज पाकिस्तान में ही रहे और पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए उसको उसकी यूटिलाइजेशन हो। तो बिल्कुल ये आपके लॉन्गर टर्म पॉलिसी हो, और रेगुलेटरी रिजीम जो है वो सख्त भी हो, फेयर भी हो, बट ये है कि उसका माइंडसेट जो है वो मार्केट डेवलपमेंट का हो, रेगुलेटर का भी, तो वो फैसिलिटेटर भी हो रेगुलेशन। असल बात यह है जी कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो मार्केट डेवलपमेंट में बिलीव ही नहीं करती, वो सोचती है कि कंट्रोल में बिलीव करती है। आप देखिए पूरी दुनिया में मार्केट्स में बात चलती है, और आप तो मार्केट के आदमी है, मैंने कहा यू आर द वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान, आपको तो पता है कि मार्केट क्या होती है। तो मार्केट की बहुत जरूरी है। एक मुझे यहां से मुझे बात बताइए, मैं एक और बात आपसे पूछता हूँ।
आपने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लिए, आपने डॉलमन बनाया फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। ये बताइए, डॉलमन में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, शॉपिंग मॉल है, ये वो आपने एक ही बनाया, उसके बाद आगे नहीं बनाया? आपको तो बहुत सारे बनाने चाहिए थे, आगे क्यों नहीं बनाया? लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह में क्यों नहीं बनाया अभी? ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, डॉलमन बनाने में आपको कितना टाइम लगा? ठीक है, कितना, कितने साल लगे? और डॉलमन में आई डोंट वांट टू आस्क एनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, बट डॉलमन में पे बैक क्या होगा? पे बैक पीरियड क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, कितनी देर में पैसे वापस आ गए? ये मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स टू नो, अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप बताइए इन तीन चीजों में कि एक तो टाइम टेकन, फिर पे बैक जी पीरियड कितना है, और क्यों नहीं आप और बना रहे? जनरली पाकिस्तान में देखा है कि सिर्फ ये रियल एस्टेट ही नहीं जिसमें डॉलमेन भी शामिल है। आई थिंक वो सारे एक्सपीरियंसेस हैव बीन रिवॉर्डिंग, उसमें इश्यूज और प्रॉब्लम्स आए। फॉर एग्जांपल, हमने अगर कोई डिसीजन जो है इन्वेस्टमेंट के 2008 से पहले किए, तो हमने डिसीजन तो कर लिए, लेकिन बीच में अगर 2008 का क्राइसिस आ गया और उस क्राइसिस को फिर हमें फेस करने पड़े, तो उसमें ज़ाहिर है हम रॉन्ग फुट पे भी आ गए और हमें चैलेंजेस और डिफिकल्टीज भी आई, बट उसको हमने अभी अल्हम्दुलिल्लाह सेल थ्रू दोज डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स। तो हमें मतलब ये डॉल्फिन कराची इज अ वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। उसको हमने रीट में भी जो है वो कन्वर्ट बिल्कुल, किया, और उनके जो इन्वेस्टर्स हैं बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अभी दे आर गेटिंग अबाउट 22% का रेंटल यील्ड उनको मिल रहा है, हम्म, और वो जो अप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी है वो तो इंटैक्ट उसमें मौजूद है। तो उसकी एक्सपीरियंस से लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अभी हमने जो है डॉल्फिन ग्रुप ने इसको किया, और इसमें इसको शामिल किया डीएचए को। तो डीएचए के पास वो प्लॉट था, और उस प्लॉट को उन्होंने एज एन इक्विटी कंट्रीब्यूट किया, और डॉल्फिन ने जो है वो उसके अंदर डेवलपमेंट कॉस्ट को इन्वेस्टमेंट की, और उसमें फिर अगेन ये फेज आ गया बीच में डिवैल्यूएशन वगैरह का, तो कॉस्ट ओवररन जो है उसमें वो प्लान कर रहे थे कि इनिशियली वो 20 बिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा कंस्ट्रक्शन का, वो 40 बिलियन पे खत्म हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको कंप्लीट करके उसमें भी इन्वेस्टर्स आर हैप्पी। फिर इसी तरह तीसरा प्रोजेक्ट जो है वो इस्लामाबाद में भी अल्हम्दुलिल्लाह इनिशिएट हुआ है। उसमें अगेन डीएचए जो है वो लैंड जो है इक्विटी कंट्रीब्यूट कर रही है, और उसमें ब्यूटी है गवर्नमेंट को। डॉक्टर साहब, हम ये अभी बताते हैं कि आपके पास कितनी लैंड बैंक मौजूद है, कैपिटी के पास, रेलवे के पास और जगहों पे, तो आप उनको एज इक्विटी जो है, आप ऐसे खाली पड़ी हुई हैं वो, आप जो है वो इन्वेस्टर्स के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें, जिसमें जो है पब्लिक, जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को फाइनेंस करेगा, आपका लैंड होगा। तो अब ये लाहौर जो डॉल्मेन है, लाहौर डॉल्मेन में पहले तो उन्होंने जब शुरू में उसको कंट्रीब्यूट किया, उस वक्त उसकी प्लॉट की वैल्यू जो है वो 5 बिलियन रुपीस थी। वो 5 बिलियन की आज वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बिकॉज वहाँ मॉल बन गया और वहाँ दूसरी एक्टिविटी, उसकी 20 बिलियन रुपीस की मार्केट वैल्यू बन गई है। और उस पे अब एवरी मंथ जो है, एवरी मंथ उनको 125 मिलियन रुपीस रेंटल शेयर मिल रहा है उस डीएचए को। तो आप इमेजिन कीजिएगा, वो 25% का शेयर होल्डर है, 75% इन्वेस्टर्स है, उसको भी वो प्लान कर रहे हैं उसकी लिस्टिंग। और उसमें अगेन जो रीट रेगुलेशंस में चेंजेस होते हैं, उसमें भी प्लान ये था कि उसको रीट जो है अपने करके स्टॉक सेल पे लिस्ट करेंगे, ताकि जनरल पब्लिक उसमें पार्टिसिपेट करे। फिर ये यहाँ डेवलपमेंटल रीट का जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये ग्लोब रीट के नाम से किया है, वो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। सिलसिला वो कर रहे थे इसमें, जो मुख्तलिफ हमने प्रोजेक्ट्स जो है वो किए हैं, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमें चैलेंजेस नहीं आए, चैलेंजेस जो है वो आए, लेकिन वो चैलेंजेस अल्हम्दुलिल्लाह वो डिफिकल्ट पीरियड भी जो है गुजर गया, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो प्रोजेक्ट्स आर डूइंग वेरी वेल। तो उस हिसाब से आपने हमेशा देखा होगा हमें, हम तो पाकिस्तान कि में हमेशा जो है पॉजिटिव रहते इसलिए कि इसमें हमारा एक्सपीरियंस जो है वो, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में हैं, तो हमें ये एडवांटेज है कि हमारा सिलेक्शन ऑफ सेक्टर एंड सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट और वो एक्सपर्टीज हमारे पास
जो है वो अवेलेबल रहती है, तो उसका एडवांटेज जो है वो हमें है। तो मैं ये समझता हूँ कि, और दूसरा एक और जो है, आई थिंक ये राइट पॉइंट है कि बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर एक ट्रस्ट डेफिसिट नजर आता है। हमेशा जो है वो इन्वेस्टर लगता है कि यार मुझसे ये गवर्नमेंट कुछ ना कुछ जो है मुझे हिट करेगी, और गवर्नमेंट हमेशा ये समझती है कि ये जो इन्वेस्टर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, ये शायद जो है राइट डिस्क्लोजर नहीं करते, या जो बहुत ही आम जबान में कहते हैं वो चोरी करते हैं, फलां करते हैं, इस तरह का। तो वो जब तक ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो ब्रिज नहीं हो और आपस में एज ए पार्टनर करें। फिर दूसरा, गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकर भी सोचना चाहिए कि वो हर बिजनेस में बल्कि हर इकोनॉमिक एक्टिविटी में दे आर पार्टनर्स इन प्रॉफिट। तो हर एक्टिविटी में उनको तो दिन रात, मैं ये भी कहता हूँ, मैं अगर प्राइम मिनिस्टर होता है या मैं फाइनेंस मिनिस्टर, मैं दिन रात ये कोशिश करता कि लोग जो है प्रोजेक्ट लगाएं और उसको ग्रो करें और उसको बड़ा करें। वो जितना वो करेंगे, मुझे उनकी एक्टिविटी और प्रॉफिट से जो है मुझे मुझे रेवेन्यू जो है वो हासिल होगा। तो ये चीजें बेहतर करने की, आई थिंक, दिन ब दिन अंडरस्टैंडिंग तो बहुत जरूरी है जी। ये घर में पार्टनरशिप होगी तो कंपनी बड़ी होगी, और कंपनी बड़ी होगी तो हमारी एक्सपोर्ट्स होंगी। अब मुझे एक बात बताइए, जो मैंने आपसे पूछा था, कितनी देर लगी आपको डॉल्मन बनाने में? एक डॉल्मन, फॉर एग्जांपल कराची का डॉल्मन कितनी देर लगी, उसके बाद ये लाहौर का डॉल्मन कितनी देर लगी, कितनी देर लगी ये बनाने में? कराची के, और ये जो है डॉल्मन, आपको पता है डॉल्मन ग्रुप हमारे पार्टनर हैं और उनका तजर्बा, वो पहले तारिक रोड कराची पे भी जो है उन्होंने इसको बनाया था, उसमें भी लगाया था। तो ये डॉल्मन कराची जो है, आई थिंक उनको कोई 6-7 साल लगे, 6 से 7 साल लगे। और इस तरह लाहौर भी जो है उसमें 4 से 5 साल जो है वो लगे। तो मुझे बताइए, ये दुबई से कंपेयर करें, क्या डज इट कंपेयर, या कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है यहाँ? कंपेरेटिवली टाइम जो है वो लगता है ज्यादा, क्योंकि वहाँ जरा इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनीज वगैरह ज्यादा हैं, और तो वो स्किल जो है वो तो क्या हमें यहाँ टाइम को ख्याल नहीं रखना चाहिए? हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये नहीं सोचना चाहिए? मैं तो ये सोचता हूँ, मैं तो इसलिए सोचता हूँ जी, जितनी देर लगती है प्रोजेक्ट लगने में, उतनी हमारी ग्रोथ में भी देर लगेगी। जी। अगर ठा ठा करके प्रोजेक्ट लगेंगे तो हम ठीक। अभी मैं देख रहा था कि चेक कर रहा था, टेस्ला 1 गीगा फैक्ट्री 18 महीने में लगा देती है। और आप देखें गीगा फैक्ट्री कितनी बड़ी चीज है, मतलब इट्स लाइक मेरे ख्याल 2 or 3 times द साइज ऑफ अ फर्टिलाइजर प्लांट। ठीक है, अब यहाँ अगर आप सोचें, आप तो माशाल्लाह इस बिजनेस में, एक फर्टिलाइजर प्लांट या एक फॉर एग्जांपल सीमेंट प्लांट लगाना तो कितनी देर लग जाती आई थिंक इसमें डेफिनेटली हमारे यहाँ पाकिस्तान में मुख्तलिफ नेचर के इश्यूज होते हैं। एक तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है, फिर हमारे जो इंजीनियर्स हैं, जो बाहर से लोग आ रहे होते हैं, उनके लिए इश्यूज हो जाते हैं। तो वो एक फैक्टर जो है होता है। फिर दूसरा, हमारे यहाँ ये कॉस्ट ओवररन्स का एलिमेंट बहुत ज्यादा है डॉक्टर साहब। और ये कॉस्ट ओवररन जो है, हमने कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं एक्सपीरियंस किया जिसमें कॉस्ट ओवररन्स ना हुए हो। और कॉस्ट ओवररन्स जो हमारी अपनी एस्टिमेट, हम उसका प्रोविजन तो शुरू में रखते हैं, लेकिन उसको भी वो एक्सीड कर जाता है। और उसमें फिर आपको तो पता है कि आप एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज अरेंज करते हैं। आपका फाइनेंशियल क्लोज ओरिजिनली हुआ है, और उससे बियॉन्ड अगर कॉस्ट चली गई तो फिर आपको एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उसमें फिर लेंडर्स भी होते हैं और उनको ऑन बोर्ड करना, वो इशूज है। तो उसमें कि लॉ एंड ऑर्डर के इशूज हैं, यूटिलिटी का जो फुकदान है, शॉर्टेज है, वो एक इशू है इसके अंदर। और फिर ये आपके कॉस्ट ओवररन की वजह से फाइनेंशियल रिसोर्सेज का भी जो है वो एक फैक्टर है कि जिसकी वजह से ये इश्यूज जो है वो फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो रेट की बात हुई, रेट बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, बल्कि इस पे याद कर लें, आपका भी जानने वाला था, मेरा भी दोस्त था बड़ा अच्छा, सलमान शेख। उसने बेचारे ने रीट की लॉ बनाई थी 2011 या 12 में, मुझे याद है। और मुझे रोज मिलता था, कहता मैं रीट बना रहा हूँ। मैं कहता यार रीट इस वक्त पे कहाँ चल रही है? तो देखिए, अब हमें कोई 15 साल हो गए हैं, एक आपकी रीट डॉल्मन अभी चली है। ठीक है, माशाल्लाह, वेरी सक्सेसफुल, वेरी हैप्पी फॉर इट, बट आई थिंक वी शुड हैव हैड 100 रीट्स बाय नाउ। अभी सुने एक और आ रही है, फिर शायद 1-2 और आ जाए। सुना है कि 5-6 शायद इन द पाइपलाइन है। ये क्या चक्कर है? रीट्स क्यों नहीं धड़ाधड़ बन रही? आफ्टर ऑल हमारे यहाँ इतनी ग्रोइंग पॉपुलेशन है, इतनी शॉर्टेज है रियल एस्टेट की। व्हाई वी नॉट मेकिंग रीट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस? को इसमें रेगुलेटरी हर्डल है,
या कि हमारा अपना कैपिटल का हर्डल है या मैनेजमेंट का हर्डल है? मेनली जो है दो इसमें बड़े रीजंस है। एक तो ये गवर्नमेंट की जो है वो फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पॉलिसीज का एक उसमें फैक्टर जो है वो रहा। दूसरा फैक्टर जो है वो मैं आपको जरा उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या गवर्नमेंट फ्रीक्वेंट चेंजेस की वजह से क्या नुकसान हुआ, वो एग्जैक्टली क्या थी। और दूसरा इशू ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट बिजनेस है, ये जो है उसको बहुत ज़्यादा अनडॉक्यूमेंटेड है। वो अनडॉक्यूमेंटेड होने की वजह से वो लोग जो है वो ज़्यादातर लोग जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड रिजीम में इसलिए रहना चाहते हैं कि जो बायर है अल्टीमेट जो इसका एंड यूजर है, वो एंड यूजर के पास रिकंसिलिएटेड वेल्थ नहीं होती। तो वो सबसे पहले तो वो ये डिमांड करता है कि मुझे जो है वो आप मैं तो आपको कैश में पेमेंट करूंगा। अब वो कैश में पेमेंट करने की बात करता है तो फिर जो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स अब जा रहे हैं इसके अंदर, तो वो तो इसमें अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि हम कैश को, कैश छोटा बिजनेस तो कैश में डील हो सकता है, बड़ा बिजनेस तो नहीं हो सकता है। तो वो फिर आगे भी अपना साइकिल जो है वो कैश में चलाने की कोशिश करते हैं कि वेजेस भी कैश में दे दी, कुछ कॉन्ट्रैक्टर को पैसे, और फिर मटीरियल खरीदने में भी जो है, तो वो सारा साइकिल अनडॉक्यूमेंटेड रहता है। दूसरी वजह जो रही है वो ये है कि इनिशियली गवर्नमेंट ने इसको इनकरेज करने के लिए ये कहा था कि चूंकि ये इनिशियली जब आपकी प्रॉपर्टी है रीट में आप ट्रांसफर करते हैं, तो वो सेम ऑनर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को रीट में ट्रांसफर कर रहा था, उसके अगेंस्ट उसको रीट यूनिट इशू हो रहे होते हैं। तो वो एक जो है हमारे यहाँ रखा गया था कि ये नॉन टैक्स इवेंट होगा, यानी सेल ऑफ प्रॉपर्टी टू रीट जो है वुड बी टैक्स एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर कोई टैक्स जो है वो नहीं होगा। तो कभी कुछ पीरियड के अंदर ये बेनिफिट जो है वो रहा है, फिर जो है वो गवर्नमेंट उसको विड्रॉ कर लेती है, फिर वो दोबारा रिस्टोर करती है, फिर जो है वो विड्रॉ कर लेती है। तो उसकी वजह से ये ग्रोथ जो है इतनी तेजी से नहीं, हालांकि हम सबसे पहले थे साउथ एशिया में, ये डॉल्फिन रीट जो है वो पहले आई थी। बट आपको ये जान के खुशी होगी कि अब रीट जो है वो काफी, तो ये जो हमारे अपने ग्रुप में से जो है वो 18 रीट्स जो है रजिस्टर की है, वो आप देखेंगे ग्रेजुअली उसको स्टॉक से लिस्टिंग उसकी आएगी, उसमें जो है वो 2 रेंटल रीट है और कोई 16 के करीब जो है डेवलपमेंटल रीट है, और वो सक्सेसफुल है। एक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड भी है ग्लोब रेजिडेंसी रीट, और उसका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही अच्छा है। वो 100% डॉक्यूमेंटेड है, वहाँ कोई केस का जो है वो अकाउंट ही नहीं है सर, इसके बावजूद जो है वो बहुत ही जो है वो अच्छा कर रहा है। तो आई बिलीव कि अगर ये गवर्नमेंट जो है वो इस पॉलिसी को कंसिस्टेंट रखे फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सारी ऑडिट्स, क्योंकि अब रियल एस्टेट में हमने ये देखा, और हमने कोई अबाउट, आपको बहुत ही खुशी होगी कि कोई अबाउट 280 बिलियन रुपीस की कैपिटल की रीट हमने रजिस्टर की है। अब ये रूडा में, रावी अर्बन वगैरह में भी जो हमने 10 बहुत अच्छे ग्रुप्स का कंसोर्शियम बनाया है, जो करीबन उसकी उन तमाम जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कराची में है, नाजमाबाद में है, लाहौर में ये रूडा है, इस्लामाबाद में है, ये सब मिला के, ये डॉल्फिन सब मिला के कोई 800 बिलियन रुपीस के प्रोजेक्ट्स हैं। 800 बिलियन रुपीस के प्रोजेक्ट ऑलरेडी हम रीट में जो है वो इनिशिएट कर चुके हैं। लेकिन इसकी ग्रोथ और ज्यादा हो सकती है, बहुत ज्यादा तेज हो सकती है, अगर ये गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है कंसिस्टेंट है और ये इसमें जो है ये चेंजेस ना होती हैं। तो वो चेंजेस से फिर लोग जो है वो घबरा जाते हैं। तो मुझे लगता है कि, और रीट ऐसा सो फार जो है वो बहुत सक्सेसफुल इंस्ट्रूमेंट रहा है, और पाकिस्तान में रियल एस्टेट डेवलपमेंट बिजनेस जो है वो इज अल्हम्दुलिल्लाह इज प्रॉफिटेबल। इस प्रॉफिटेबल तो उसमें जनरल पब्लिक जो है के लिए बहुत ही आसान है, अगर वो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दे दे स्टैंड टू बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो उसमें जो है, तो मुझे लग रहा है कि आई आई होप कि गवर्नमेंट इसको अंडरस्टैंड करेगी, और इस बजट में उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन को पहले डॉक्टर साहब, एक तो बहुत हमें मुश्किल हुई पॉलिसी मेकर को ये समझाने के लिए कि ये रियल एस्टेट जो है उसके 2 हिस्से हैं। एक है परचेज सेल ऑफ प्लॉट्स जो इतना डिजायरेबल नहीं है, लेकिन दूसरा है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन, इसको मैं कहता हूँ प्लॉटिस्टा।
प्लॉटिस्तान जो है हाँ खत्म कर दे और कंस्ट्रक्शन को चलने दे, ठीक है ना जी। चाहिए। सही बात, असली चाहिए। बात ये है। पर लगता है हाँ सारी बात पॉलिसी और रेगुलेशन की इनको समझ ही नहीं आती। आप रोज समझाते हैं, समझते नहीं है। मैं आपको एक अब और तरफ समझ आई। लेके अब एक समझ और आई तरफ तो ले अब थोड़ा सा इन्होंने इस बजट के अंदर जो है बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन के कुछ इंसेंटिव जो है वो अनाउंस किए। अब मैं एक और चीज पे आ जाऊं। मुझे बताइए, ये इसके साथ रिलेटेड ही है कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज तो सर ना होने के बराबर है। हमारी स्टॉक एक्सचेंज 8% या 10% ऑफ जीडीपी है। मैं इंडिया की देखता हूँ 110 है, मलेशिया की 100 है। मतलब हर कंट्री की स्टॉक एक्सचेंज बहुत बढ़िया, अपार्ट फ्रॉम सम स्मॉल अफ्रीकन कंट्रीज, गिनी बिसा हुआ या कोई ऐसी कंट्री, उसकी स्टॉक मार्केट इतनी होती है। तो हमारी स्टॉक मार्केट जो 8% ऑफ जीडीपी है, इसकी क्या वजह? दूसरी चीज, हमारी स्टॉक मार्केट जो 8% है वो भी एक किस्म का आर्टिफिशियल है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो ट्रेड ही नहीं करती, वो डेड कंपनीज बैठी हुई है वहां, उनको आप फिल्टर आउट नहीं करते, ठीक है। फिर तीसरी जो चीज है कि जो कोई कंपनी, बहुत सारी कंपनीज जो है, मेरे ख्याल वास्ट मेजोरिटी, उनमें जो स्पॉन्सर्स हैं उनके पास 60% से ऊपर है। बहुत, मेरा ख्याल शायद इक्का दुक्का कंपनी है जिसके अंदर स्पॉन्सर के पास 50 से कम है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट, लॉन्ग टाइम अगो मैंने इस पर काफी रिसर्च की थी, पेपर भी लिखे थे फंड में, कि स्टॉक मार्केट वहां होती है जहां की दो तीन चीजें, तो प्राइस डिस्कवरी, पता चले हमें की कीमत क्या है और रियल कीमत क्या है, लिंक टू द अकाउंटिंग वगैरह। वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में इतना प्राइस अर्निंग रेशियो लो है कि आप लोग सब्र होते हैं कि यार ये तो बात नहीं बनती, ठीक है ना। नंबर दो जो है कि वो कहते हैं कि जी टेक ओवर जब तक ना हो आपको पता नहीं चलता प्राइस डिस्कवरी है। हमारे यहाँ टेक ओवर मार्केट तो मोर और लेस हो ही नहीं सकती। तो ये दो तीन सवाल का जवाब दीजिए। एक तो क्यों स्टॉक एक्सचेंज छोटा है, नंबर दो हमारे जो ओनर्स हैं वो जल्दी जल्दी क्यों नहीं अपनी लिक्विडिटी बढ़ाते बाय गिविंग आउट स्टॉक, और छोटे वो मेरे जैसे इन्वेस्टर्स को जिसके पास 100 शेयर होते हैं उसको रख ले और कहे चलो जी 100 शेयर तुम रख लो, मैं तुम्हें साथ पार्टनर बनाता हूँ, चलाऊंगा, ठीक है, और मैं एक और कंपनी लगा रहा हूँ। पर अगर कंपनी 10 साल लग जाएंगे, लगते लगते वो भी नहीं लगाएगा। तो ये जो सारा मसला है इसको कैसे हम हैंडल करें? हाउ डू वी मेक आवर सेठ अंडरस्टैंड कि स्टॉक मार्केट में जाना अच्छी चीज है, ठीक है। जैसे आपने कहा जब बाप मर जाता है तो बेटे जनाब लड़ पड़ते हैं। मैंने कई कंपनी देखी, आपने भी देखी, कि अलग अलग हो जाती है। Whereas गोरा बड़ी चीजें करता है, फोर्ड मोटर्स, अभी तक फोर्ड के जो पोते हैं या पड़पोते हैं वो बड़े अच्छे चल रहे हैं, बट कंपनी प्रोफेशनलाइज चल रही है। तो हमारे यहाँ ये क्यों नहीं हो रहा? वाई डू वी, सारे लोग कहते हैं, सारे इन्वेस्टर्स कहते हैं, बड़े लोग, कि इंटरेस्ट रेट लोअर करो। मैं कहता हूँ इंटरेस्ट रेट शायद और हाई होना चाहिए। बिकॉज स्टॉक में क्यों नहीं जाते लोग? क्योंकि हमने पढ़ा था फाइनेंस में, बड़ा फेमस थियरम है, वो कहता है इंटरेस्ट रेट और ये स्टॉक मार्केट की जो रिटर्न है, दोनों में एक ही वैल्यू होनी चाहिए, एट इक्विलिब्रियम दोनों में एक ही होनी चाहिए। तो हमारा स्टॉक में अगर लोग जा नहीं रहे तो इसका मतलब है लोग डरते हैं स्टॉक में जाने से। क्या वजह है? आई थिंक एक तो सबसे बड़ी वजह जो है आपने देखा कि पाकिस्तान में 90s में जो है नई लिस्टिंग्स जो है वो कबूल था और ज्यादा नई लिस्टिंग्स हुई थी। उस वक्त रेगुलेटरी रिजीम भी अलाउ करता था कि आप ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए भी मार्केट से इक्विटी रेज कर सकते हैं। फिर अनफॉर्चुनेटली वो जो मार्केट ऊपर नीचे जब होती है तो वो रेगुलेटर जो है वो बहुत ज्यादा टेंशन लेता है इसकी वजह से कि मार्केट बड़ी होती है। तो अब मार्केट का तो जो है वो एक फंक्शन है ऊपर नीचे होना। तो उससे तो उस पर फिर रिस्ट्रिक्शंस ये लग गई पाकिस्तान में कि आप जो है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए जो है वो मार्केट में नहीं जा सकते कैपिटल रेज करने के लिए, इक्विटी रेज करने के लिए। अब जब कोई नई कंपनी लगती है डॉक्टर साहब तो, और उसका फाइनेंशियल क्लोज हो गया और आपने स्टॉक से लिस्टिंग के बगैर फाइनेंशियल क्लोज कर दिया, तो अब फाइनेंशियल क्लोज जो है वो करने के बाद फिर तो इमीडिएट कोई नीड नहीं होती है कि आप नया कैपिटल और इक्विटी इस्तेमाल करें, अनलेस कि आप आगे एक्सपेंशन में जाते हैं। जब तो फिर वो एक्सपेंशन के बाद कुछ कंपनीज हैं वो अपने आप को लिस्ट करवाती हैं और फिर कुछ वो चाहती हैं कि कैपिटल जो है वो पब्लिक भी जो है वो शेयर करे उसके अंदर। तो एक तो जो है वो बड़ी वजह है। दूसरी बड़ी वजह ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी इकोनॉमी में जो है वो ये बूम बस्ट का जो साइकिल्स रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है वो इक्विटी वैल्यूएशंस आर वेरी लो इफ वी कंपेयर इट विद अदर कंट्रीज का प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो है वो, और ऑन द एवरेज आप अगर देखेंगे इंटरनेशनली तो 13 12 13 का एवरेज चलता है, 22 भी है और नीचे भी है। लेकिन पाकिस्तान में जो है एक पीरियड था कि जब जो है लॉन्ग पीरियड तक के लिए 10% गिना जाता था
फिर 8% गिना जाता था, 8 टाइम्स ऑफ दी अर्निंग गिना जाता था। और अब पिछले जब क्राइसिस के 2-3 साल गुजरे तो, और उसकी जब वैल्यूएशन मार्केट के नीचे बहुत आ गई थी, तो उस वक्त हम तो 4 के मल्टीपल पे आ गए थे। अब जब कोई भी एंटरप्रेन्योर है, वो ये कहता है कि मैं, अगर मुझे सही वैल्यू नहीं मिलती है मेरी पब्लिक ऑफरिंग की, तो मैं फिर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करना मेरे लिए इतना वायबल नहीं है, फिर मुझे बोरो करना ज्यादा जो है वो वायबल उसको लग रहा होता है। तो फिर वो करके, या फिर अपने कोई प्राइवेट पार्टनर्स अरेंज करके वो ये काम कर रहे होते हैं। तो उसमें अगेन मैं, ऐसा लगता है कि मुझे कि जब ये वैल्यूएशन की रेशनलाइजेशन होगी, कि जैसे अब कुछ अरसे में मार्केट जो है वो हमारी जब बढ़ी है, तो वो 4 से अब 6-6.5 तक आई है। हमारा पाकिस्तान का लॉन्गर पीरियड का 8 टाइम्स प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो है वो 8 का आ रहा है। फिर हमारी जो कंपनीज की ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनीज है, उनकी वैल्यूएशन ऑन दी एवरेज उनकी बुक वैल्यू से नीचे चली गई। तो बुक वैल्यू से नीचे चली गई, तो मतलब जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है और इक्विटी को रिटेन किया हुआ है, उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट की वह है, उससे भी कम पैसे की उसकी मार्केट में वैल्यूएशन जो है वो रही है। तो उसकी उसकी वजह से भी जो नए हैं, फिर जो है हमारे यहाँ जो टैक्सेशन रिजीम है वो लिस्टेड और अनलिस्टेड के लिए सिमिलर है, कोई उसमें फर्क नहीं है। तो जो जो अनलिस्टेड हैं वो ये कहते हैं कि जो लिस्टेड के डिसिप्लिन हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। तो मेनी टाइम हमारे मुख्तलिफ फैमिली बिजनेसेस जो है वो उसको अवॉइड कर रहे होते हैं। तो उसमें एक वक्त था कि जो जो लिस्टेड कंपनी के लिए कुछ थोड़ा सा इंसेंटिव होता था टैक्सेशन रेट्स के अंदर, ताकि वो पब्लिक को जो है वो चूंकि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनका रेगुलेटरी रिजीम जो है वो स्ट्रिक्टर होता है देन अनलिस्टेड। तो वो भी एक फैक्टर है जो है वो इस में जो है कंट्रीब्यूट करता है इस उसमें। और चौथी बात मैं समझता हूँ कि एजुकेशन की भी कमी है हमारे यहाँ। लोगों को सही तरीके से जो रोल प्ले करना चाहिए, तमाम ब्रोकर्स को भी, स्टॉक एक्सचेंज को भी, एसएससीबी को, कि लोगों को जो है वो एजुकेट करें। अगर हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में जो नंबर्स देखते हैं, डेटा देखते हैं, तो एवरेज रिटर्न ऑफ केसी 100 इंडेक्स इज वेरी गुड, अदर देन मच मोर बेटर देन अदर एसेट क्लासेस। बट उसको हम अच्छे तरीके से जो है वो लोगों को एजुकेट नहीं कर सके। अभी लेटली जो है ये फंड मैनेजमेंट कंपनीज में कुछ ग्रोथ आई है, वो एक एजुकेटेड डिसीजन जो है वो कर पाते हैं, और लोगों को फिर उनको समझाना कि भाई आपको अगर मार्केट और कंपनीज को आप नहीं अच्छे तरीके से समझ सकते, तो आप फिर ये फंड मैनेजमेंट कंपनीज को, म्यूचुअल फंड्स को आप अपनी सेविंग्स अगर हैं तो वो उनकी वो परफॉर्मिंग जो है वो रीजनेबल। उसके लिए भी अगेन आई थिंक रेगुलेटर को, फ्रंट लाइन रेगुलेटर, स्टॉक एक्सचेंज एंड ब्रोकर्स, और इनको भी, और हमारे ओवरऑल मीडिया को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, इनको जो है वो एक कलेक्टिव स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि हम किस तरीके, ताकि यहाँ ज़ाहिर है इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक प्रोडक्टिव मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जिससे इकोनॉमी को जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। बनस्बत अगर आप दूसरे गोल्ड में जाएं या डॉलर में जाएं या दूसरी करें, तो वो तो उससे कोई सच, और प्लॉट की अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो इकोनॉमी को कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर आप इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और उसमें की डेवलपमेंट में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो दैट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द कंट्री। और सब जो अपने हमारे स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, उनसे जब मैं बात करता हूँ, ये कहते हैं भाई स्टॉक एक्सचेंज में इसलिए जाना क्योंकि मैं ट्रस्ट नहीं करता, मुझे पता नहीं मैं कंपनी जो है मुझे फेयरली डील करेगी नहीं करेगी। 2-3 बातें निकलती हैं। एक तो वो कहते हैं डिविडेंड देने में ये बड़े, वो क्या कहते हैं, टाइट है, दे डोंट वांट टू गिव अ डिविडेंड। दूसरा वो कहते हैं कि जो इनकी वो अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं उसमें ये मार्क टू वैल्यू नहीं करते, मार्क टू मार्केट नहीं करते। फॉर एग्जांपल सिंपल चीज़ है, बहुत सारी पुरानी फैक्ट्री जो हैं अब उनकी जमीन शहर के अंदर आ गई है,
पर वो शहरी जमीन को मार्क टू मार्केट नहीं करते, इसकी वजह से कोई इंसेंटिव नहीं होता कि वो फैक्ट्री बाहर ले जाए एंड रिलीज द लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन। दूसरी तीसरी चीज वो ये कहते हैं कि इनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अपने ही क्रोनीज होते हैं, और मैंने वो एक पेपर भी लिखा था 2021 में, इस पे मैंने एनालाइज किया था पूरा PPSX 100 को, और मैंने देखा था कि जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, वो सारे, मैं जरा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, जरा ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए बात कर रहा हूँ, सारे तकरीबन सन क्लब के मेंबर्स हैं, वही सिटी बैंकर्स, वही दो चार NIT के बंदे, वही आपके पास कोई बंदा नहीं, मतलब बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में लोग अक्सर कोई अच्छे बंदे नहीं लेके आते। मैं श्रीलंका, इजिप्ट, जैसे आपको बताया मैं था, श्रीलंका बड़ा फखर समझते थे वो अच्छे लोगों को बोर्ड ऑफ गवर्नेंस लाने, इजिप्ट भी वो एडवर्टाइज करते थे, जी देखिए बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। यहाँ वो चीज नहीं है। तो ये जो चीजें, इसकी वजह से आपने कहा ना, ट्रस्ट तो इस मुल्क में पूरे हर तरफ से मिट गया। तो स्मॉल इन्वेस्टर भी ट्रस्ट नहीं करता, कहता मैं स्टॉक मार्केट में जाऊंगा तो मुझे पता भी नहीं मेरे पैसे बाहर निकल सकेंगे, नहीं लिक्विडिटी भी मार्केट में नहीं है, नंबर 2 मार्केट डिविडेंड नहीं दे रही, नंबर 3 मार्केट मार्क टू वैल्यू नहीं कर रही, नंबर 4 मार्केट में जो कॉर्पोरेट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो तो क्रोनीज है, उससे तो मेरा मेरा तो कोई हिस्सा ही नहीं उसमें। तो ये, डू यू थिंक दिस इज अ फेयर असेसमेंट या नहीं? नहीं, आई थिंक पूरी तरीके से नहीं। आई थिंक जो पहली बात आपकी थी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसमें गवर्नमेंट इसकी कंपनीज की पॉलिसीज हैं वो कंजर्वेटिव हैं जनरली, और उसका मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो रीजन है वो टैक्सेशन है, कि हाई टैक्सेशन जो है इज द मेन रीजन। और फिर आपको इंटर कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं, आपको जो जहाँ जहाँ कंसोलिडेटेड या कंपनी ग्रुप हैं, उन ग्रुप में जाए तो पहले अगर आप कंपनी प्रॉफिट करती है तो वो अपने शेयर होल्डिंग कंपनी को डिविडेंड दे, उस पर टैक्स दे, फिर वो होल्डिंग कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे तो वो उस पर टैक्स दे। पहले ही वो टैक्स जो है वो 39% टैक्स दे के आया हो, तो अगर उसमें जो कंपनी के जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हैं वही मैनेज कर रहे हैं और बोर्ड में हैं, तो वो जनरली ये समझते हैं कि भाई कंपनी में पैसे पड़े हुए हैं तो वो भी हमारी जेब ही है, तो हम वो पैसे जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करके अपनी तरफ ला के ये सारे टैक्सेस जो है वो दें। तो इस वजह से उनको एक सॉर्ट ऑफ एक ज्यादा डिविडेंड ना देने का इंसेंटिव होता है। वो ज्यादा देंगे तो उससे उनको टैक्स तो मेन टाइम ही करते हैं। ये दूसरे जो इश्यूज थे, ये बिल्कुल पहले पुराने तो सही थे, अब काफी इम्प्रूव हो गए। क्योंकि एक तो ये कि पहले नॉलेज नहीं होता था, तो लोग जो है वो हमेशा एलिगेशन, परफॉर्मेंस अगर एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना हो या अच्छी ना हो तो फौरन लोग उस पर एलिगेशन लगा देते थे, यार उसने चोरी कर दी। अब उसको ये नहीं कहते कि भाई अगर वो मार्केट कंडीशन हैं जिसकी वजह से उनकी जो है रिजर्व, फाइनेंशियल रिजर्व एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है या एक्सपेक्टेशन से कम है। लेकिन अब जनरली हमने ये देखा है कि लोगों में जो है वो डिसिप्लिन ज्यादा बेहतर है, तो वो बेहतर है, उनके पास सिस्टम्स वगैरह और सब अच्छे। अब वो रेगुलेटरी भी जो रिजीम है वो ये डिमांड करता है कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है वो लाएंगे, और उसके अंदर जो अच्छे ग्रुप हैं वो जनरली अच्छे लोगों को जो है वो करेगी, और वो अच्छे लोग आके अच्छा जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते बोर्ड में। तीसरा ये था कि पहले इतना नॉलेज लोगों में नहीं होता था। अभी जब से सारे कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस बने हैं, उनके रिसर्च डिवीजन है, वो बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये हमारे यंग पढ़े लिखे बच्चे जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। कभी आप इंशाल्लाह तशरीफ लाएंगे तो हम बताएंगे, आप हमारे यहाँ आप देखेंगे कि यंग बच्चे बच्चियां किस तरीके से रिसर्च में, कॉर्पोरेट फाइनेंस में, ट्रेडिंग में लोकल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कर रहे होते हैं, और बहुत सारा मटेरियल वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि जो इन्वेस्टर है वो ये पेन ले और वो रिपोर्ट्स वगैरह को जो है वो पढ़े। फिर अभी आप इंसाइडर ट्रेडिंग भी जो है वो बहुत इसलिए कम हो गई है कि आप देखिए ये रिसर्च एनालिस्ट हैं, आपको 6 महीने पहले बता देते हैं कि इस कंपनी के जो है नंबर्स जो है वो क्या आएंगे प्रॉफिट के, तो वो मोर और लेस 2-5% से आगे पीछे होते हैं। तो वो चीज भी जो है खत्म हो गई। एक वक्त था जब हम यंग थे तो लोगों को जब तक कि वो सील लिफाफा अनाउंसमेंट का खुलता नहीं था, लोगों को जो है वो पता ही नहीं होता था, होश ही नहीं होता था कि ये क्या चीज है। लेकिन अब तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफी उसमें जो है वो बेहतरी आ गई। तो इसको भी आई बिलीव पॉलिसी मेकर्स को बैठना चाहिए, सोचना चाहिए इसके ऊपर कि कैसा हम करें कि लोग जो है वो अच्छा डिविडेंड दें,
और इन्वेस्टर्स जो किस तरह ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में पैसे जो है वो अवेलेबल करें दें। स्टॉक मार्केट का अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में हम देखें तो रिटर्न देने का जो है वो रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन मैनी टाइम बहुत सारे लोग जो है वो इग्नोरेंस में सिलेक्शन ऑफ स्टॉक सही नहीं होता कंपनी, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं जो यानी अच्छा करती हैं, लेकिन कुछ कंपनीज होती हैं कि जो जेन्युइनली भी डिफिकल्टी में आ जाती है। तो उसको फिर इन्वेस्टर को अप्रिशिएट करना चाहिए कि बिजनेस में जो है, तो हम लोगों को ये समझाते हैं कि सिर्फ ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सिर्फ खाली प्रॉफिट अकाउंट नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी तो कंपनी ये भी चांसेस है उसमें रिस्क का उनसर भी है। तो ये करें, लेकिन आप मैं आपसे यही कहता हूँ कि इसमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है और बेहतरी लाने की जरूरत है, ताकि सही रिसोर्सेज हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए जो है वो करें। फिर हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, डेट सिक्योरिटीज हैं, उनकी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग है। हमारे यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अगर इक्विटी एंड फाइनेंसिंग के हैं, उनको स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करके वो इंस्ट्रूमेंट को जो है उनको जो है अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो इस प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट वेन्यूज में जो है। इसी पे आरिफ साहब मैं आपसे, क्योंकि टाइम आपका थोड़ा है, तो मैं आपसे बड़ा सिंपल दो सवाल पूछूं। पहली चीज तो ये है, मैं तो कहता हूं कि प्राइवेटाइजेशन स्टॉक मार्केट के थ्रू नहीं चाहिए। हमारी हुकूमत जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ द फ्लोर करती है, मेरा ख्याल वो बात ठीक नहीं है। वुड यू एग्री विद दैट फर्स्ट? इसमें आई थिंक वैल्यूएशन के इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि आपने भी पहले ये कहा कि सही स्टॉक मार्केट की जो सेकेंडरी मार्केट है वो सही उस कंपनी की वैल्यूएशन को नहीं रिफ्लेक्ट कर रही होती है। तो जब आप मेजोरिटी बेचते हैं तो मेजोरिटी का एक प्रीमियम होता है, तो आप उस प्रीमियम को जरूर लें, लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो तो आप ये कंडीशन लगाएं कि आपको एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो पब्लिक को ऑफर करना होगा और उस स्टॉक एक्सचेंज पे उसको लिस्ट करना होगा। तो उसमें डुअल बेनिफिट आपको हो जाएगा कि वैल्यूएशन भी सही आ जाएगी और जो है उसकी लिस्टिंग भी हो जाएगी जो साइज। बट स्टॉक मार्केट को यूज करना चाहिए। बट फाइनल क्वेश्चन सर ये बताइए, क्या हमारे जो रेगुलेटर है एसईसीपी, इज इट अ मार्केट मेकर और इज इट अ मार्केट स्टॉपर? रीजन बीइंग के क्या वो मार्केट बनाने की कोशिश करते हैं या वो बहुत रेगुलेशन लगाते हैं मार्केट को रोकने के लिए? क्योंकि हमारे जो रेगुलेटर्स, मैंने एक चीज देखी है, वो रिस्क बस बहुत होते हैं। वो कहते हैं हमने कोई रिस्क नहीं लेना, और फिर इन्वेस्टर क्या रिस्क लेगा अगर वो रिस्क नहीं लेने को तैयार? रेगुलेशन का मतलब है आपको रिस्क लेने देना चाहिए लोगों को, और रिस्क का मतलब है जैसे आपने कहा प्रॉफिट और लॉस भी है, दोनों चीजें हैं, ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो क्या रेगुलेटर हमारा मार्केट मेकर है? इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन ये बताइए। अरे सब, चीन ने हमारा स्टॉक मार्केट खरीद लिया था, चीनी पीछे क्यों हट गया? वो इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं स्टॉक मार्केट को बना रहा? तो ये दो क्वेश्चन जरा मुझे बताइए। एक पहला जो है, आई थिंक ये अक्सर जो है स्टॉक मार्केट में जो फ्लक्चुएशन रहती है और मेनी टाइम जरा लोग रॉन्ग फुट पे आ जाते हैं इन्वेस्टर्स, तो वो हमारा जो रेगुलेटर है वो बहुत ज्यादा प्रेशर लेता है उसका, और वो प्रेशर लेकर फिर उसके बाद वो ये इतने रेगुलेशंस को टाइट करता है कि मार्केट जो है की को अफेक्ट होती है, मार्केट की फंक्शनिंग जो है वो अफेक्ट होती है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं समझता हूँ कि काफी लर्न किया है हमारे रेगुलेटर ने भी, और जो है उसमें काफी इम्प्रूवमेंट लाए हैं, और इस चीज को अब वो वेटेज देते हैं कि मार्केट डेवलपमेंट भी उनका एक अहम जो है वो रोल है। लेकिन जब कभी मौका आता है तो वो ज्यादा रेगुलेशन पे ज्यादा जो है वो उनकी तवज्जो हो जाती है और डेवलपमेंट पे कम हो जाती है। तो मुझे पता है कि जब मैं एसईसी यूएसए में हम गए थे तो उनके उससे चेयरमैन थे रिचर्ड ब्रेडन, तो उन्होंने कहा कि रेगुलेटर के दो काम होते हैं, एक मार्केट डेवलपमेंट और एक मार्केट रेगुलेशन। तो बोला अगर दोनों में से कोई एक मुझे कभी फैसला करना पड़े तो मैं मार्केट डेवलपमेंट को चूज करूंगा। तो रेगुलेशन बात की बात है, तो वो चीज जो है और फर्दर, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये ज़्यादा इसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट और जो है वो बेहतरी जो है वो आई है। दूसरा आपने जो सवाल किया वो मेरे जहन से निकल गया, वो सवाल अच्छा था। चीन चीन ने ये मार्केट ली थी, चीन पीछे क्यों हट गया? चीन ने जो है वो बेसिकली हमारे स्टॉक एक्सचेंज की जो शेयर होल्डिंग है, हमारा आपको पता है कि जैसे पहले स्टॉक एक्सचेंज हमारा म्यूचुअलाइज स्टॉक एक्सचेंज होता था,
उसकी शेयर होल्डिंग और मेंबरशिप लाइसेंस दोनों मर्ज थे और उसकी वैल्यू होती थी। फिर ये डीनेशनलाइजेशन हुई और फिर ये स्टॉक एक्सचेंज कंपनी फॉर प्रॉफिट हो गई और उसकी फिर शेयर होल्डिंग हुई, तो उसमें 40% शेयर होल्डिंग जो है वो चाइना को ऑफर हुई और फिर उसके रेगुलेटर ने कुछ डिसिप्लिन जो है परसेंटेजेस में रखे थे कि इतना पब्लिक होगी और इतना ये होल्ड कर सकते हैं। तो उन्होंने उसकी शेयर होल्डिंग जो है वो ली और उनसे ये हम एक्सपेक्ट करते थे कि वो चाइनीज इन्वेस्टर्स को यहाँ एक्टिव करेंगे और यहाँ के सिस्टम जो है वो जो है वो बेहतर करेंगे। इसलिए उनको ये राइट था कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएफओ और जो प्रिंसिपल ऑफिसर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट को वो नॉमिनेट करेंगे और तो वो उनके पास अभी भी वो राइट मौजूद है। लेकिन उनसे कुछ और रेगुलेटर ने जो है अंडरटेकिंग्स ली थी कि आप जब ये करेंगे तो ये चीजें हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो चीज वो रियलाइज नहीं हुई है। तो मैं समझता हूँ कि रेगुलेटर को चाहिए कि वो उनके साथ बैठे और उनसे कहे कि भाई जो आपकी इनिशियल कमिटमेंट्स थी उस कमिटमेंट को आप जो है वो ऑनर करें और पर्टिकुलरली ज्यादा जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे भी, एसएससीपी लेवल पे भी और आई थिंक ब्रोकर्स की लेवल्स पे भी जो है वो ये और ज्यादा एफर्ट होनी चाहिए कि वो चाइना में मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट, क्योंकि चाइना में तरीका ये है कि वहाँ जो भी इंस्टीट्यूशन फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उनको पहले प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से। तो पाकिस्तान उसमें पॉजिटिव लिस्ट पर है, लेकिन उनको अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को इनकरेज करके ये यहाँ जो है वो लाना चाहिए कि वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करे। तो मुझे लग रहा है कि उसमें भी आप अपनी वो जो पार्टनरशिप कल्चर डेवलप होना चाहिए बिटवीन चाइनीज एंड पाकिस्तानीज हेयर, वो अनफॉर्चुनेटली उस हद तक का डेवलप जो है वो नहीं हो सका है। जो लोग उनके इंस्टीट्यूशन अच्छे इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डर्स उसमें और काम करने की जरूरत है, बट आई एम होपफुल कि वहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती है। तो चीनी आपको क्या कहते हैं कि वो क्यों पीछे हटे हुए? क्योंकि चीनी पीछे हटने वाली कौम नहीं है, उनको मौका मिलेगा वो तो आ जाएगा। चीनी उनको कुछ यहाँ गवर्नेंस के बोर्ड के इश्यूज जो है वो उनको बॉदर करते हैं। उनका जो माइंडसेट है वो ये है कि हम हाई क्वालिटी चीफ एग्जीक्यूटिव जो है रखें और उनको हम बेशक अच्छी पे करें। हमारे पाकिस्तानीज हैं वो जरा कॉस्ट कॉन्शियस होते हैं बोर्ड के अंदर, तो वो ज्यादातर हम भी कंप्लेन करते रहते हैं कि अगर बोर्ड जो है वो चाहिए कि वो ज्यादा वक्त अपना और एफर्ट जो है वो मार्केट डेवलपमेंट पे दे, वो पेटी मैनेजमेंट इश्यूज पे जो है वो ज्यादा वक्त जो है वो बोर्ड न लगा। तो वहाँ मैं समझता हूँ कि कोई अलाइनमेंट की सही जरूरत है कि जिसमें गवर्नमेंट, रेगुलेटर, मार्केट पार्टिसिपेंट्स और ये सब आपस में बैठ के जहाँ जहाँ गैप्स हैं उनको फिल करने की कोशिश करके उसको इस डायरेक्शन में काम करनी चाहिए जिस तरह आप निशानदेही कर रहे हैं। क्या आप जो है वो जब वो आए हैं आपने स्टॉक लिया तो आपने उसका भरपूर बेनिफिट तो आप नहीं ले रहे, तो बेनिफिट आपको लेने के लिए काम करना चाहिए इसके ऊपर। Arif sir, thank you very much. It's been a great pleasure. I think what I've learned is कि ये पॉलिसी रेगुलेशन सोच का मसला है बहुत ज्यादा कंपेयर टू एनीथिंग एल्स। सब मौके हमारे पास है, सब कुछ है, पर हम बहस में पड़े रहते हैं, मिसट्रस्ट में पड़े रहते हैं, हम डरते हैं किसी ने पैसे बना लियो। भाई खुदा के वास्ते, बाहर एलोन मस्क को और बिल गेट्स को तो हम पूजा करते हैं, हम कहते हैं बड़े अच्छे लोग हैं, हमारे लोग पैसे बना दे तो हम परेशान हो जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। वी वुड लाइक टू सी मोर ऑफ यू in the Forbes list. We would like to see more of you people out there. And quite frankly, if you grow, we grow. बात हमें ये होना चाहिए, हुकूमत को भी ये होना चाहिए, सबको होना चाहिए। अगर ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि कंट्री ग्रो करेगी, ग्रोथ का मतलब तो ये कि जब इन्वेस्टर ग्रो करेगा तो कंट्री ग्रो करेगी। इट डजंट हैपन द अदर वे अराउंड, इट हैपेंस व्हेन द इन्वेस्टर ग्रोज। और इन्वेस्टमेंट मींस रिस्क टेकिंग बाय डेफिनेशन। तो हमारे रेगुलेशन फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए, रिस्क टेकिंग अलाउ करे, अलाउ यू टू फेल एंड अलाउ यू टू सक्सीड। Arif sir, thank you very much. Inshallah, we'll bother you again sometime. ठीक है जी? Another question. Thank you. Khuda Hafiz.